हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास क्या चीज थी, तो कल हमने फैक्टर अफेक्टिंग से स्टार्ट करे थे। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हमने टू फैक्टर्स को कल डिफाइन कर दिया था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, थर्ड फैक्टर की बात करते हैं हम, है ना, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको बेटा, कि सॉल्वेंट नो डाउट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एंड बट इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट एज वेल। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं बेटा इसके थ्रू, देखो जैसे आप देखते हो सॉल्वेशन क्या होता है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का सॉल्वेंट के पार्टिकल के मिक्स होने पर वो सेपरेट हो जाना और सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन एक डेवलप होना, यही तो सॉल्वेशन होता है। पॉइंट है कि नहीं समझ में बेटा, यही हमने वहां पढ़ा है ना, सॉलिबिलिटी के टाइम पर। तो यहाँ भी क्या, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं उनका जो हमारे सॉल्वेंट है उनके आयंस के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप होना, वो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन कहलाएगा ऑफ आयंस। ठीक है, यहाँ हम एनर्जी वगैरह की बात नहीं कर रहे, जहाँ हम डिजोल्व होने की बात नहीं कर रहे, है ना, वो तो जो है वो तो हो चुके, लेकिन हमारे पास क्या है ना, हम इनके एक सॉल्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्वेंट के साथ किस तरीके से अटैच है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि जो सॉल्वेंट होता है नो डाउट वो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे क्या है, वो एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है। तो देखो वो एडवर्स इफेक्ट क्या है और कंडक्टिविटी, अब देखो जैसे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसमें थोड़ा सा वाटर डाला, है ना, तो वाटर एक सॉल्वेंट की तरह तो काम करेगा उस इलेक्ट्रोलाइट में। समझ में आ गया बेटा। तो सॉल्वेंट के डालने पर ही तो सॉल्यूट जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में क्या होगा, सेपरेट होगा, डिसोसिएट होगा। पॉइंट मेरा समझे बेटा, क्लियर है। तो देखो सॉल्वेंट के मिक्स होने पर सॉल्यूट में कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्लियर, ये एडवर्स इफेक्ट कैसे बनता है, आप ही बताओ बेटा। माना थोड़ा सा हमने जब इलेक्ट्रो में वाटर डाला, है ना, तो आयंस डिसोसिएट हुए, हम थोड़ा वाटर ऐड करते गए, बढ़ाते गए, है ना, या हमने जो भी वाटर डाला, तो वाटर के डालने से वही जो सॉल्वेशन एनर्जी जब ग्रेटर देन हो जाएगी किससे बेटा, हमारी लैटिस एनर्जी से। क्लियर है। तो डिसोल्यूशन तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ एक काम और भी हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी तो डेवलप हो रहा है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर इंटरेक्शन डेवलप होगा मतलब क्या, सॉल्यूट कौन है, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट जब हमने कोई भी सॉल्वेंट मिला तो आयंस में टूटे, अब आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, और वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। इंटरेक्ट होने का मतलब समझ रहे हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलप होना। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज होती है, तो आप ही बताओ, जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस अगर सॉल्वेंट से एक इंटरेक्शन डेवलप करने लगेंगे, हाइड्रेशन जितना अच्छा होगा, सॉल्वेशन जितना अच्छा होगा, मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट में, यहाँ कौन है सॉल्यूट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयंस, तो आयंस उतने ज्यादा सॉल्वेंट से जितने अच्छे से इंटरेक्ट हो जाएंगे बेटा, तो उनका मूवमेंट इफेक्ट होने लगेगा नहीं। और मूवमेंट अगर इफेक्ट होने लगेगा, मूवमेंट मतलब कम होने लगेगा, क्योंकि वो बनने लगे किसके साथ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जब वो बनने लगे बेटा, तो वो उनका, और हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के आयन जितने ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है, तो चार्ज उनके थ्रू ही तो मूव करता है, आयंस के थ्रू ही तो मूव करते हैं। आगे वो बन गए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ, सॉल्वेशन हमें यही तो बताता है। ठीक है नहीं बेटा। तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी टिल द एंड आप बताओ मुझे, इंक्रीज करी कि डिक्रीज करी। तो सॉल्वेशन जितना स्ट्रांग होगा, हाइड्रेशन ऑफ आयंस जितना स्ट्रांग होगा विद द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मतलब किसके आयन, इलेक्ट्रोलाइट के आयन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जितने आसानी से इंटरेक्ट होंगे, ठीक है, जितना इजीली, मतलब आसानी से मेरा मतलब इजीली स्ट्रॉन्ग, मतलब अट्रैक्ट होंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टी सॉल्यूट जो है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का मूवमेंट, है ना, वो इफेक्ट होगा, और वो जब इफेक्ट होगा मतलब वो डिक्रीज करेगा, तो हमारी कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यही कहलाता है एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, मतलब कहने का क्या, सॉल्वेंट के मिलाने पर आयंस बनते हैं बेटा, जो सॉलिड आपस में बना हुआ था वो सॉल्वेंट के डालने पर आयंस में टूटा, तो आयंस में टूटेगा तभी तो आयंस मूव करेंगे, तो भाई क्या है, इंक्रीज, मतलब नो डाउट सॉल्वेंट के ऐड करने पर, है ना, आयन फॉर्मेशन भी होते हैं और आयंस का डिसोसिएशन भी होता है। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट भी होते हैं, और दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। ठीक है ना, वो रेस्पॉन्सिबल भी किसके लिए है, कंडक्टिविटी के लिए, तो नो डाउट इंक्रीज तो करिए, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे सॉल्वेशन स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टिविटी इफेक्ट करेगी। आगे पॉइंट समझ में, तो ये चीज हमारी होती है, क्लियर पॉइंट। तो देखो ऐसे ही कुछ इन्होंने लिख रखा होगा, वो देखते हैं क्या लिख रखा है बेटा। ठीक है, तो देखो इन्होंने लिखा है, सॉल्वेंट नो डाउट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, सॉल्वेंट से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इंक्रीज ही करती है नो डाउट, बट इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट एज वेल।
क्लियर है। और वो क्या होता है, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड है ना गेट सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक NaCl लिया, तो NaCl के जो आयंस होते हैं वो गेट सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या देखो, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन का मीनिंग ही यही होता है बेटा, जो हमने वहां पढ़ा है, याद करो आपको। क्लियर है। देखो इसीलिए, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स, इनको आप जितना अच्छे से करोगे उस चैप्टर में तो जो काम आएंगे ही आएंगे। आप देखना ये काइनेटिक्स में भी काम आएंगे, कई जगह हमारी चीजें जो काम आएंगी चीजें। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से देखो क्या हो गया, तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा, देखो सॉल्वेशन स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्वेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्लियर है। और जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, सॉल्यूट मतलब आइंस बन गए किसके साथ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ, है ना। तो द मोबिलिटी ऑफ दीज आइंस देयरफॉर डिक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज एडवर्सली अफेक्टेड। आगे समझ में क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स आ गए। अब अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर, है ना, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से तो बेटा देखो वही होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आइंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है ना, उनकी काइनेटिक मोशन बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, और आइंस इतनी जल्दी मूव करेगा। चार्ज भाई, जो हमारा आयनिक कंडक्टर है उसमें जो चार्ज फ्लो करता है थ्रू द आइंस ही तो करता है, तो आयन का मूवमेंट जितना फास्ट होगा चार्ज का फ्लो भी उतना फास्ट होगा। ठीक है। अब आओ, एक लास्ट दे रखा है डाइल्यूशन। और बेटा देखो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि इस पे आपका पूरा एक टॉपिक है आगे, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। पूरा टॉपिक है बेटा। ठीक है, नहीं इसी चीज पे है ना, व्हाट इज द चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट। और हमने उन दोनों को डाइल्यूट किया, तो मोलर कंडक्टिविटी उन सॉल्यूशंस की पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। अभी क्योंकि देखो अभी मैं आपको ये टॉपिक इसी है ना, ये तो एक आने वाला टॉपिक है। क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं पढ़ाई। क्वेश्चन पता है क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो जैसे HCl है, NaCl है, KCl है ना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, जो है ना कंप्लीटली आयन फॉर्मेशन, जिस मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली अपने आयंस फॉर्मेशन में आ जाए, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी आयंस फॉर्मेशन में आ जाए, है ना, और वो सब डिसोसिएट हो जाए इनटू देयर आयंस। सभी तो वो लास्ट वाली बोल दी जाती है, द सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर, है ना, आयंस। ठीक है, तो ये चीज होती है। क्लियर। तो अब हाँ, तो मोलर कंडक्टिविटी जब मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा, तब ये टॉपिक उठेगा, लेकिन उसमें मेन रोल किसका है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, है ना, ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है और उसका क्या इफेक्ट होता है सिंपली कंडक्टिविटी पे। ठीक है ना, पहले अब हम भाई, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो उस नॉर्मली चार्ज को फ्लो कराने में डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आप मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो देखो डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कि कोई भी हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, आप पढ़ के आ चुके हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आपने उसमें और वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है ना, मान लीजिए हमने पहले कोई सॉल्यूट था, मान लीजिए वीकर है, हमने पहले कोई सॉल्यूट है, ठीक, हमने लिया और वो उसमें ऐड कर दिया, फिर बाद में हमने उसमें कोई सॉल्वेंट ऐड कर दिया। क्लियर। तो एक सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। ये क्या हो गया, ये तो सिंपल चीज है बेटा, सोल्यूशन होता है। अब ऑन डाइल्यूशन का मतलब क्या है, हमने इसमें थोड़ा सॉल्वेंट और ऐड कर दिया। तो जब थोड़ा सॉल्वेंट और ऐड करोगे तो इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, और कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो अगर हम पहले वाले सोल्यूशन से, जब हमारे पास केवल हमने स्टार्टिंग में एक सॉल्वेंट डाला था, उस टाइम की वो मोर कंसेंट्रेटेड होगा, थोड़ा पानी डालने से कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, मतलब डाइल्यूटनेस की तरफ सोल्यूशन बढ़ रहा है। तो जो बाद वाला सॉल्यूशन है दैट इज डाइल्यूट, और जो पहले वाला था वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड, अगर हम इनका कंपैरिजन करें बेटा। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो डाइल्यूशन का मीनिंग समझ में आया, तो ये चीज। अब डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है, ठीक है, वो चीज है बेटा। तो देखो हम जितना वाटर मिलाते हैं, तो वाटर मिलाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप, हमने सॉल्यूशन में बनाया था, देखो बेटा, जैसे मान लो आपने 5 टीस्पून शुगर ली और 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर में 5 टीस्पून शुगर डाली और उसको स्टेयर किया, शेक किया, तो भाई सॉल्वेंट के 100 ml वाटर में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का गैप है
उस गैप में सॉल्यूट के पार्टिकल ट्रैप हो जाएंगे, जितना गैप होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर गैप कम पड़ गया तो सॉल्यूट के पार्टिकल अनडिजॉल्व रह जाएंगे या डिजॉल्व होकर बैठ जाएंगे, दो चीजें, ठीक है, क्लियर। अब आपने सॉल्वेंट और मिला दी, मतलब कहने का ये, कभी कभी आप गर्मियों का टाइम है, शिकंजी खूब बना रहे हो, ठीक है नहीं, तो आप क्या करते, मान लो आपने पहले आधे गिलास पानी में चम्मच चीनी डाल के उसको घुमाया, ठीक है ना बच्चों, और कुछ चीनी क्या है अनडिजॉल्व रह गई, तो आपने थोड़ा पानी और ऐड किया और उसमें ऐड करके उसको स्टेयर किया, तो वो जो अनडिजॉल्व शुगर थी वो डिजॉल्व हो जाती है, यही होता है। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या हुआ, डिजोल्यूशन बढ़ा, क्लियर। सेम इसी तरीके से आप जब सॉल्यूशन करोगे, मान लो आपने कोई सॉल्यूट का अमाउंट लिया और मान लीजिए उसमें 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपने उसमें कुछ सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड किया, तो उस सॉल्वेंट के अमाउंट जितने होगा और जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोसिएट हो जाएंगे। जरूरी तो नहीं है, ठीक है ना, इनका एक रेशो होता है ना, वही गैप पे डिपेंड करता है ना, उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज पे डिपेंड करता है, क्लियर, पॉइंट आ गया समझ में। तो आपके मान लीजिए कुछ सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट के कुछ मॉलिक्यूल आइंस में डिसोसिएट होने रह गए, आपने पानी मिलाया, थोड़े सॉल्वेंट और मिल गए, उनकी वजह से जो एनर्जी मिली उनसे जो बचे हुए इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से वो भी आइंस में डिसोसिएट हो गए, तो पॉइंट, तो ये चीज तो दोनों पे है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर तो बेटा हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होगी, चार्ज को फ्लो कराने की जो टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज करेगी, किसकी, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी और वीक की भी। आप ही बताओ, मान लो एक मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड है, मान लीजिए, है ना, एसिटिक या HCl और एसिटिक एसिड ले लो, दोनों ही एसिड ले लो। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आपको क्या बताता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, है ना, कंप्लीटली आयन फॉर्मेशन होते हैं और डिसोसिएट हो जाता है। और एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका वो क्या मीनिंग दे रहा है कि आपने जितने मान लो 10 मॉलिक्यूल लिए, है ना, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो, मतलब इसको देखो, अगर मैं आप अगर वर्बली नहीं समझ पा रहे हो, है ना, फिगर आउट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मतलब हमने दो बीकर लिए, दोनों में आपके पास क्या है बेटा, इक्वल वाटर है, मान लीजिए दोनों में, है ना, 100 ml वाटर है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्लियर। और आपने मान लीजिए इसमें हमारे पास कहने का 10 ग्राम, या दोनों ही लिक्विड भी होते हैं, चलो 10 ml HCl ले लिया, है ना, और इसमें हमने बेटा क्या लिया, मान लो 10 ml एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 ml में 100, है ना, मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, और यहाँ पे भी मान लीजिए हमने देखो, चलो इसको अगर ऐसे लेते हैं, मोल में ले लें अगर, तो ml में तो संख्या अलग आ सकती है, ठीक है नहीं, अच्छा ml वॉल्यूम है ना, वैसे तो हम मोल में ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 मोल HCl ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ भी क्या ले लिया बेटा, एक 1 मोल एसिटिक एसिड ले लिया, अब तो हमारा एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्या कि इसमें इक्वल नंबर, वही मोल एसिटिक एसिड है, 1 मोल HCl है, चाहे भले ही दोनों का मोल मास अलग हो, भाई HCl का मास 36.5 होता है, हम 36.5 ग्राम HCl यहाँ ले रहे हैं और यहाँ 60 ग्राम HCl ले रहे हैं, लेकिन बोथ हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जितने कोई मोल है, 1 मोल मोल में तो संख्या बराबर होती है, पॉइंट है क्या समझ में। तो हमने जितने मॉलिक्यूल HCl के यहाँ है उतने ही मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के यहाँ पर है, वाटर भी इक्वल है अमाउंट में, जैसे ही आप डालोगे ये, हमारे मान लीजिए जितने भी आयन है 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक है, उतने ही इधर होंगे उतने, मैं समझाने के लिए ये मान लेता हूँ, मान लीजिए इधर 100 है और इधर भी 100 है, समझाने के लिए, वैसे होंगे तो 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 बोथ साइड, ठीक है बच्चों। तो अब इस 100 में से मैक्सिमम डिसोसिएट हो गया, जैसे आपने थोड़ा पानी डाला, मान लीजिए 90% डिसोसिएट हो गया और ये केवल 60% ही डिसोसिएट हो पाया, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो अपने आयंस में, ठीक है ना, और वो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, अभी भी इसके थोड़े से बचे और इसके थोड़े ज्यादा बचे हैं बेटा, है ना, क्योंकि ये वीक है। अब आपने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड और कर दिया, ठीक है ना बेटा, तो आपने इसमें क्या करा बेटा, 100 ml वाटर और ऐड कर दिया इसमें भी, और इसमें भी बेटा आपने 100 ml वाटर और ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो इसमें 10% बेटा मॉलिक्यूल्स बच गए, ठीक है, जो 10% मॉलिक्यूल्स बच गए वो डिसोसिएट हो जाएंगे 90% का रेट के अकॉर्डिंग, रेट जो चल रहा है वो 90% चल रहा है, ठीक है, और इधर क्या हुआ, जो बचे हुए 60 हैं, वो सॉरी 60 जो डिसोसिएट हो गए, रिमेनिंग कितने बचे थे 40%, मतलब 100 में से 60 तो डिसोसिएट हो गए, 40 बचे हुए थे, तो अब वो 40 डिसोसिएट हो जाएंगे, क्लियर है।
और यहाँ जो बचे हुए 10 थे वो डिसोसिएट हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो दोनों की बड़ी। भाई देखो पहले पहले जब सॉल्यूशन बनाया था तो इसमें 100 में से 90 डिसोसिएट हो गए थे, यहाँ 100 में से 60 डिसोसिएट हो गए थे। क्लियर? अब थोड़ा पानी और मिलाया इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें क्या हुआ, बचे हुए वाले में से इसमें भी डिसोसिएट हो गए। अब ओवरऑल सॉल्यूशन में तो क्या हुआ, पहले 90 हो गए थे, अब बचे हुए 10 थे, 10 का 90% करोगे 9। तो कहाँ पहले पहली बार जब सॉल्यूशन बनाया तो 90 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर आइंस में टूट रहे थे, अब ओवरऑल थोड़ा पानी और मिलाने पे क्या हो गए, पुराने वाले तो आइंस हैं ही, कुछ और हो गए। और जितने आइंस बढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। ऐसे यहाँ पे भी पहले 60% के अकॉर्डिंग आइंस से थोड़ा पानी में डालने पे और डिसोसिएट हो गए। तो याद रखना डाइल्यूशन करने पर हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्लियर? कब तक, जब तक सॉल्वेशन इफेक्ट ना लगे। पिछले अभी क्या पढ़ा था, याद करो, हमने सॉल्वेशन पढ़ा था नहीं, तो सॉल्वेशन बैलेंस ना हो, वो इक्विलिब्रियम नहीं आए तब तक। समझ में आ गया नहीं, इस बात को याद रखना। क्लियर है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, जितनी जल्दी सॉल्वेशन हो जाएगा, सॉल्वेशन ऑफ द आयंस, तो सॉल्यूट के आयंस क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट के आयंस के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बन जाएंगे। बन जाएंगे तो मूव नहीं करेंगे, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आगे समझ में। तो हमें एक चीज ये का भी है, तो पानी बढ़ाने से, डाइल्यूशन करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, चाहे वो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आगे नहीं, पहला। तो डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, और कंडक्टिविटी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ा, और वीक, तो दोनों की ही आप पे है ना। तो आप क्या लिखोगे, ऑन डाइल्यूशन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, आगे समझ में। लेकिन क्या है, कब तक, सॉल्वेशन तक। ठीक है नहीं, तो याद रखना है इस चीज को बेटा। क्लियर है? चलो तो देखो इसमें आगे देखते हैं क्या दे रखा है। देखो डाइल्यूशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द आयनाइजेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो पहली बार हमने सोल्यूशन बनाया तो उसके कंप्लीट मतलब मोस्ट ऑफ द आयंस क्या है, वो डिसोसिएट हो गए थे। और डाइल्यूशन सिंपली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, है ना। तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है उसको रिड्यूस करने में काम आता है। मतलब क्या, जैसे NaCl की बात कर रहे थे, तो जितना आप डाइल्यूशन करोगे उतना जो सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है उसको क्या है, कम करने में, और जितना वो कम होगा तो इंक्रीजेज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई देखो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में जितना इंटरेक्शन कम होगा, क्लियर है, तो वो डाइल्यूशन किसमें लिए काम आता है, वो उसी पे काम करता है कि जितने ज्यादा जैसे आप सॉल्वेंट ऐड करते जाते हो तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच का इंटरेक्शन वीक पड़ता जाता है, वो ब्रेक और डिसोसिएशन का रेट बढ़ता जाता है। तो जितना डिसोसिएशन होगा उतना हमारी कंडक्टेंस है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो देखो वही चीज दे रखी है। और इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन इंक्रीजेज द आयनाइजेशन। तो देखो आयनाइजेशन यहाँ भी बढ़ा है, डाइल्यूशन पे आयनाइजेशन यहाँ भी बढ़ा। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में। क्लियर है? एंड दस फेवर्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्लियर पॉइंट? तो देखो इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी थी, है ना, हमने देखो मेटेलिक कंडक्टर की जो मेटेलिक कंडक्टर था हमने उसकी कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स का डिस्कशन नहीं किया, हमने केवल और केवल किसका किया है। तो याद करो शुरू से क्या क्या पढ़ाया हमने। सबसे पहले हमारे पास कंडक्टर आया, ठीक, कंडक्टर की के टाइप आए, तो मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर, ठीक है ना, इनकी डेफिनेशंस बने। फिर मेटेलिक तो वहीं रुक गया, अब आगे बढ़े जो आयनिक कंडक्टर था जिसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होता है, उसके बेसिस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक, कंप्लीटली आयनाइज्ड और इनकम्प्लीटली आयनाइज्ड, लेस आयन है ना आयनाइज्ड, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देन इलेक्ट्रोलाइट की फैक्टर अफेक्टिंग आई, जिसमें क्या क्या चीजें थी, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है नहीं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होना, एक डाइल्यूशन और एक टेम्परेचर। आ गया पॉइंट समझ में। तो देखो डाइल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है, टेम्परेचर भी कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है, सॉल्वेशन कम कर रहा है ना, जितना स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन होगा उतनी हमारी कंडक्टिविटी, क्योंकि सॉल्यूट के आयंस होता है ये, वो पता है सवाल कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे आएगा, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन जितना स्ट्रॉन्ग होता है तो कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करने लगती है, तो आप बता दोगे। सॉल्वेशन का मीनिंग होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन का डेवलप होना, जितना स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन होगा मतलब इलेक्ट्रोलाइट के आयन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ बन जाएंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, है ना, थ्रू इटसेल्फ आयंस के थ्रू, तो इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटा,
बस इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो तो हमारा ये हुआ। इसके बाद देखो जो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड द मेटालिक कंडक्टर। तो देखो मैं डिफरेंस पढ़ता जा रहा हूँ, अब तक की थ्योरी में सारे ही आ गए होंगे, बस कोई लैंग्वेज अलग होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर समझे मतलब मेटालिक, ठीक है, तो पहले मेटालिक की बात बोलूंगा, वही चीज बाद में इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो पहला डिफरेंस दे रखा है, तो तो मतलब समझ में आ गया ना, मेटालिक कंडक्टर कौन से बेटा, ये वाले, क्लियर, जो हमने समझाया था। तो अब हम लेते हैं इस चीजों पे बेटा। तो देखो पहला डिफरेंस क्या दे रखा है हमको, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो मूवमेंट हो रहा था, चार्ज का फ्लो हो रहा था, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के थ्रू इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे थे फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, ठीक है, कि इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आइंस, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, जो हमारे सॉल्यूशन उसमें आइन मूव करता है, चार्ज मूव करता है थ्रू आइंस, यहाँ चार्ज मूव करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद देखो सेकंड डिफरेंस क्या दे रखा है, जो मेटालिक कंडक्टर है, मतलब इसके लिए कि नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। जैसे अब ये मान लो कॉपर का वायर है, तो कॉपर के वायर के थ्रू कंडक्टेंस हुआ, तो इसमें जो कॉपर की केमिकल प्रॉपर्टी होंगी उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है ना। क्यों नहीं आते, क्योंकि बेटा उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया भाई। इधर से चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होते हुए वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, है ना, वो हो गए और एटम्स के थ्रू। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल थे या उनके फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनमें कोई चेंजेस आया, वो वहीं वैसे के वैसे ही है ना, उनमें कोई बदलाव आया। और जब बेटा कोई केमिकल चेंज नहीं होता, है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या था, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट थे बेटा, वो डिसॉल्व करने से पहले NaCl, है ना, एक सॉलिड स्टेट में NaCl की फॉर्म में थे, ठीक है, नहीं कंबाइंड स्टेट में थे, क्लियर। लेकिन जैसे ही बेटा वो आइंस में डिसोसिएट है, Na आइन अलग और Cl आइन अलग, समझ में आ गया नहीं, उनका कंपोजिशन मतलब वो क्या हो गया, कंपोजिशन में चेंज आ गया। जैसे ये चीज होती है ना, NaCl पहले वो इस तरीके से था, अब क्या हो गया, Na आइन अलग चीज हो गई, Cl आइन, ये अलग अलग क्वांटिटी वो बन गई बेटे, एंटिटीज बन गई, है ना। Cl आइन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, Na आइन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, और NaCl में ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, अलग। मिक्स होने के बाद जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। Na आइन की यहाँ क्या है, सेपरेट Na आइन है, सेपरेट Cl आइन है, और जब Na सेपरेट हो जाएगा, Cl सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ Na अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, Cl अपनी करेगा, यहाँ कंबाइंड में प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ, तो समझ में, यहाँ जो कंपोजिशन बदल रहा है ना, रिएक्टेंट साइड ये अलग, ये मत कहना सर ये दोनों यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ अलग अलग है, क्या अलग, क्या कंपोजिशन चेंज आया, पॉइंट। तो पॉइंट मेरे समझ रहे हो, ये कंपोजिशन बदल गया है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तुम बहुत सर वो तो बस Na आइन और Cl आइन जुड़े हुए थे, यहाँ अलग अलग है, वहाँ एक है, तो बात तो एक ही है, कुछ और तो नई चीज तो नहीं बनी, नहीं क्यों नहीं बनी। Na आइन अपनी कुछ अलग केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, और जो जैसे नहीं होता, हमने पढ़ा था देखो, जैसे केमिकल चेंज में क्या पढ़ते हैं, दो होमोजीनियस, जब दोनों मिलके एक अलग मतलब कोई दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिलाई जाती है, मिलने के बाद वो सेम फेज में जाते हैं, तो उनकी क्या होता है, जैसे पानी पानी की तरह नहीं रहता, थोड़ा सा डेंस लिक्विड हो जाता है ना। शुगर जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो सॉलिड नहीं बचती, है नहीं समझ, दोनों एक फेज में एक चीजों में आ गए, तो वही चीजें हैं। तो NaCl की कुछ प्रॉपर्टीज है ना, सेपरेट Na आइन और Cl आइन से अलग अलग होती है, क्लियर। तो देखो इसमें अब वही चीज देखो दे रखा होगा कि इट इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज, ठीक है। ये जो हमारा जो आयनिक कंडक्टर है, इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन होने से ये क्या क्या शो करता है, केमिकल चेंज शो करता है, और जहाँ केमिकल चेंज शो होगा वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव भी आएगा बेटा, ठीक है ना। चलो थर्ड डिफरेंस क्या दे रखा है ना, इट डज नॉट इन्वॉल्व, इसके लिए इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसमें कोई मैटर का ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है बेटा, मैंने पहले बोला मैटर का कंपोजिशन भी कोई चेंज नहीं, मैटर का कोई ट्रांसफर भी नहीं है ना। और यहाँ पर क्या होता है, NaCl था एक मैटर, अब ये टूट के क्या हो गया, Na आइन और Cl आइन, ठीक है ना। तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द मैटर इन द फॉर्म ऑफ द आइंस। तो यहाँ ये आइंस न्यूट्रल स्टेज में थे, यहाँ आइंस में डिसोसिएट हो गए, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द मैटर, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द आइंस। और ये जैसे थे पहले भी पॉजिटिवली चार्ज करने फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी वही है, क्लियर पॉइंट। चौथा डिफरेंस क्या दे रखा है देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, कंडक्टेंस कंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर।
अच्छा, वो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ने पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होता है ना, वो डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? क्यों? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो दूर दूर हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होना था, जितना पास होंगे रिपल्शन ज्यादा होगा, जल्दी चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर पॉइंट? चलो, और वहां क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होता है इसमें इंक्रीज करता है ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लास्ट डिफरेंस देखो बेटा क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज जनरली हाई। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, सॉरी इसकी बात कर रहे हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज जनरली हाई और द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज जनरली लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें कंडक्टिविटी क्या होती है, जनरली हाई होती है, और इनकी क्या होती है, थोड़ी सी इनके कंपेरिजन में लो। ठीक है ना बेटा? तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और आ भी रहे हैं। जितना ज्यादा इनमें रिपल्शन होगा उतना तेजी से क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और वहां क्या है, एक जगह डेफिशिएंसी है और ये फ्लो हमेशा चलता रहेगा। समझ में? अभी जैसे जैसे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंस रहेंगे, वो कहीं गए तो है नहीं। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल भी है, जो चार्ज आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन वहां क्या हो रहा है कि आयन एक बार अपोजिट इलेक्ट्रोड पे गए, वहां न्यूट्रल, तो वहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जल्दी आ जाती है। यहाँ नहीं है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आ गया नहीं बेटा? उसमें बहुत जल्दी आएगी। जैसे कैटाइन ने क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचा, वहां जाके न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, वो उसमें न्यूट्रल, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा, वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहां पे जल्दी आएगी। समझ में आ गया नहीं? तो कंडक्टिविटी भी कम ही रहेगी वहां पे। समझ में आ गया नहीं बेटा? तो इस तरीके से, तो ये बेटा देखो हमारे पास बेसिक थे, और मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से करना इस चीजों को। ये हमारा एक जो स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक है ना, वो पूरा कवर हुआ है ना, कि हमारे पास कंडक्टर, टाइप ऑफ कंडक्टर्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट एंड डिफरेंस इन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और आप देखना ये 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर आता है, तो आपको ये बेटा वहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन है। और देखो थ्योरी थ्योरी है यहाँ पे, बस थोड़े से रीजन है, पढ़ लोगे टाइम पर ही, तुरंत ही, तो याद रह जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो इसलिए आप जो है कहने का मतलब 1 नंबर की जो चीजें यहीं से रहेंगी, इस थ्योरी के पार्ट से अब तक की चीजें, मतलब 6 में से 1 नंबर का पोर्शन कवर हुआ हमारा अब तक। ठीक है बेटा? अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब हमारे पास चीजें हैं कुछ, जैसे बेटा कंडक्टर है ना, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है बेटा? और इसी से आगे बढ़ के आएगा मोलर कंडक्टिविटी। अब हमारा टॉपिक बेसिकली कहां पर है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी पे चीजें पे है ना, उन्हीं पे एक कोलराश लॉ आएगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसे समझने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक बेटा आपको कंडक्टिविटी है ना, और रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, और ये छोटी छोटी चीजें, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, आप पढ़ के आए हो पहले, ये आपके फिजिक्स में भी रहती है छोटी छोटी चीजें। ठीक है ना? चलो, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो थोड़ा सा 5-7 मिनट का 5 मिनट के टाइम में, क्योंकि ये तो मैं कल ही टॉपिक स्टार्ट करूंगा नया, 9-10 तो हो ही गया, तो 5 मिनट में बेटा हम क्या करेंगे देखो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, चाहे आइंस बन के हो रहा है, चाहे वो इधर हो रहा है, तो ये कुछ रेडॉक्स नहीं है, मतलब समझे, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो एक केमिकल रिएक्शंस का इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन हो गया, केमिकल चेंज का इलेक्ट्रिसिटी से एक रिलेशन हो गया। ठीक है, लेकिन आप खुद बताओ बेटा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पर कोई इलेक्ट्रोलाइट आइंस में टूटा, आइंस में टूटने का मतलब समझते हो? ठीक है, एक कैटाइन का बनना और एक एनाइन का बनना, या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उससे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है बेटा, गेन कर रही है। ठीक है, तभी तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होंगी। तो देखो याद करो, मैंने रेडॉक्स में आपको क्या कहा था, 11th में जो पीछे का पार्ट है ना, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में एक टॉपिक तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी पे बेस्ड है ना, तो और बाकी एक दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस्ड है, सेल के ईएमएफ पे बेस्ड है, जो आपके 9th वो 11th क्लास के रेडॉक्स के चैप्टर में पीछे भी था। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है ना, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है।
ठीक है, तो एक टॉपिक ही है। ठीक है, तो पहले हम मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक कल उठाएंगे, लेकिन दोनों ही जगह बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काम आएगा। ठीक है, तो ये बात तो जो बच्चे जानते हैं, छोटे 11th में अपना अच्छे से हुआ था और पहले भी पढ़ के आए हो, जिन नहीं जानते हैं ठीक है वो देख लो बेटा। देखो एक दो चीजें क्या है, जैसे NaCl है, ये आइंस में डिसोसिएट हुआ, Na प्लस और Cl माइनस, तो हम कैसे निकालते थे याद करो, जो भी कंपाउंड होता है उसमें ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ तो इस पे दोनों पे क्या है, ये है ना 0 0, लेकिन जब ये आइंस में टूटे तो इस पे +1 चार्ज आया, इस पे -1 आया। क्लियर, याद आ गया आपके पास? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मतलब सॉरी अभी ये तो नहीं, यहाँ पे भी +1 -1 है। जैसे शुरू में जो रिएक्शन होती है, जैसे Na प्लस Cl2 है ना, तो 2Na प्लस Cl मिलके क्या बनता है जी, NaCl बनता है। ठीक है, हाँ मुझे यहाँ पे ये नहीं, मुझे ये रिएक्शन लेना है। तो देखो सोडियम जो है वो जो एलिमेंटल फॉर्म होती है उसके पे क्या होता है, चार्ज 0 होता है। ठीक है, या सेम सेम एटम मिलके जब कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें 0 होता है। क्यों? क्योंकि देखो कोई इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ दिया गया लिया गया, देने लेने पे प्लस माइनस चार्ज डेवलप होता है ना। और अगर चलो शेयरिंग भी करी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जैसे मान लो HCl, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब इधर पुल करेगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसी पे ऑक्सीडेशन बन जाएगा। लेकिन जब सेम हो जाएंगे तो देयर इज नो खींचाखाची, कोई दोनों की इलेक्ट्रोनिटी बराबर है, जब बराबर है तो इस पे डेल्टा 0 और इस पे भी डेल्टा क्या रहेगा 0, मतलब समझ में आ गया। और जब कोई इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर, गेन करने पर, शेयर होने पर, जो शेयरिंग करने पर जो चार्ज डेवलप होता है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो भाई Na का भी क्या होगा 0 और Cl का भी क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 और -1। तो देखो Na का 0 से +1 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है ना इंक्रीज कर गया। और Cl का क्या हो गया, देखो 0 से -1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, है ना बेटा डिक्रीज कर गया, डिक्रीज है ना। जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। और जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आगे समझ में? तो पॉइंट सोचो। अब ऐसे ही बेटा जब NaCl टूटेगा, Na आइन और Cl आइन में, मतलब क्या है, किसी एक का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, किसी एक का रिडक्शन हुआ होगा। क्लियर पॉइंट? तो बेटा जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आइंस में टूटता है या आइंस मिलके न्यूट्रल बनते हैं, तो किसी एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एक का क्या होता है बेटा, रिडक्शन हो रहा होता है। ये पूरी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स कंडीशन होती है। आगे पॉइंट समझ में बेटा? तो देखो इनके बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे, तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो अब याद कर लो। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है हमारा बेटा, ऑक्सीडेशन। कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो उसने अपना क्या करवाया, रिडक्शन। समझ में आया? अभी मैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात नहीं कर रहा, फालतू में कंफ्यूज हो। बस एक सिंपल सी जो काम आएगा, कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, जैसे देखो सोडियम से सोडियम आइन बना, कैसे बना होगा, देखो यहाँ सोडियम है और प्रोडक्ट साइड है, तो ये कैसे बना होगा आप खुद सोचो। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा तभी तो सोडियम आइन बना होगा। ठीक है, तो सोडियम ने क्या कराया अपना, है ना, सोडियम ने अपना क्या कराया बेटा, ऑक्सीडेशन। और जो Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा बेटा, तभी तो वो Cl1 नेगेटिव बना। तो Cl ने इलेक्ट्रॉन का गेन कराया तो ये क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन। आगे पॉइंट समझ में? तो Na और Cl से जो NaCl बना, तो Na का तो ऑक्सीडेशन हुआ और Cl का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। आगे समझ में? तो ये चीजें छोटी छोटी आपको बताऊं बेटा जो काम आएंगी। ठीक है, क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल से फिर नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, है ना, वो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो मोलर कंडक्टिविटी में काम आएंगी। ठीक है, और डाइल्यूशन वाले जो आज पढ़ाई ये चीज, ये भी बेटा मोलर कंडक्टिविटी में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखना, तो ये काम आ जाए। ठीक है, बाकी आज वाले लेक्चर में किसी बच्चे को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी बच्चों, किसी बच्चे को दर्पण कुछ पूछना है बेटा? वरुण, वरुण बेटा कुछ पूछना है आज वाले लेक्चर में? अच्छा हाँ, पीयूष बेटा बताओ। हाँ बच्चे, बीच में भी कोई आवाज आई थी। हाँ जी, हाँ हाँ, वो देखो वही चीज होती है। देखो मैं आपको वो, ये इसमें आगे पीछे पढ़ोगे, है ना, आप देखने ये वाले टॉपिक शायद उसमें पीछे दे रखे हो, नहीं तो ये चीज एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जैसी चीजें ये सब 9th में आ जाती है, 9th नहीं तो 10th में आ जाती है।
समझ में आया कि भाई किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। तो जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं बेटा, ये तो क्या करती हैं, पूरा डिफाइन कर देती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगा, आप लोग है ना, तो आप 11th में आते आते ये सब वो उसको डिफाइन नहीं करती। तो मैं ऐसा करूंगा, आपको जो एक बुक है मेरे पास यहाँ पर, है ना, मैंने पिछले साल भी बच्चों को वही पीडीएफ सेंड करे थे, इस बार वो वाली पीडीएफ तुम्हें दोबारा डाल दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सोनी जी। तो जिसमें ये चीजें एक्सप्लेन, जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो सभी उसमें दे रखे हैं। तो जो मैंने बोला आप एक बार उसी चीज को पढ़ लोगे तो आपको वो सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है सोनी। चलो और बताओ बेटा। हाँ जी पुष्पा बेटा, कुछ पूछना है? चलो बेटा, तो ठीक है, दुष्यंत कुछ पूछना है बेटा? चलो बेटा, अच्छी बात। तो फिर वन बाई वन अपनी क्विट करके आप इंग्लिश की क्लास ले लीजिए फिर, ठीक है बच्चों। बेटा देखो, अभी वही वाली चीज है, अभी मैंने जस्ट आपसे क्या बोला, हम अभी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले जब आप एक बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको समझा दूं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वहीं एक टॉपिक आएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप अपनी उस चीज से वो लिंक कर लीजिएगा। देखो क्या होता है, एच आइन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तभी तो उसका चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब वो न्यूट्रल स्पीसीज बनेगा। और सोडियम आइन जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, तो उसका चार्ज न्यूट्रल हुआ। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, कोई जल्दी करता है, कोई देर में करता है, इसीलिए किसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, किसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्यों गेन करना चाहिए जल्दी? साइज छोटा है, लेकिन बेटा अब हाइड्रोजन आइन, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइन में 0 है और वो इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो क्या स्टेबल की कंडीशन में पहुंच पाएगा? और दूसरा, छोटा साइज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, लेकिन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास भी आते हैं और एक से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो बढ़ता है। तो इसके कई फैक्टर्स होते हैं। या तो आप क्या करना, एक बार विकिपीडिया पे, एक विकिपीडिया साइट है, ठीक है ना, वो बहुत ऑथेंटिक होती है, बाकी तो नेट पे बहुत बहुत डाल देते हैं। तो एक बार विकिपीडिया पे आप डालना डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है बेटा, क्या होता है, किन किन चीजों पे इफेक्ट करता है, उसमें सारा मिलेगा आपको, एक बार वो पढ़ना। क्योंकि मैं तो अभी तो ये बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टॉपिक आएगा, है ना, फिर हमारे पास क्या आता है, इस टाइप की रिएक्शंस आएंगी, जो सेल आएंगे ना, सेल आएंगे कई सारे, तो उनमें रिएक्शंस आएंगी, जैसे AgNO3 है। हाँ हाँ, वही वही, तो अभी तो मैं कह रहा हूँ, तो अभी इतना आगे पहुंच क्यों रहे हो बेटा? अरे तो तुम्हें तो देखो किताब में मेरे टॉपिक आगे पीछे मिलेंगे मान लीजिए, है ना, तो अब तुम्हें तो इतना तो है कि ये वाले टॉपिक अभी सर ने नहीं पढ़ाए, है ना। और मैं बता, देखो एक लीना, पता है, एक मैं रियली बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी होती है कि हम अगर एक बार कोई चीज, जैसे कोई भी टीचर पढ़ा दे, है ना, टीचर के पढ़ाने के बाद जब बुक पढ़ते हैं ना, तो मीनिंग्स अलग आ जाते हैं दिमाग में, और एक हम सेल्फ पढ़ते हैं तो कभी कभी मीनिंग बहुत अलग आते हैं, ठीक है नहीं, और फिर वो कंफ्यूजन बना ही रहता है, वो कभी दूर नहीं होता। तो मैं क्लास में भी और लास्ट में भी देखो सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता था कि एक बार मैं पढ़ा दूं, उसके बाद वो टॉपिक पढ़ो। देखो टॉपिक देख, मान लो बुक में पहले दे रखा था, आपको तो पढ़ के ये पता चल गया होगा कि ये वाला टॉपिक तो सर ने पढ़ाया नहीं है, अभी सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, सही है नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा वो कर दिया करो, मतलब रोक दिया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो मैं, लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आज क्या करना, विकिपीडिया पे डालना, विकिपीडिया बहुत अच्छी साइट है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं ना, उस पर पीडीएफ दे रखा होता है, वीडियोस कम पीडीएफ होती है, और बहुत, और वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी और नोबल लॉरिएट जो साइंटिस्ट होते हैं या बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं ना, रिसर्च साइंटिस्ट, वो नीचे उसमें देखना बिब्लियोग्राफी दे रखी होगी, कभी उसको पढ़ के देखना, ठीक है। तो आप एक बार ये पूरा टॉपिक वहां से पढ़ना, तो शायद आपको क्लियर हो जाए। नहीं तो जब हमारा ये टॉपिक आएगा, जब हम सेल की रिएक्शंस कराएंगे बेटा, है ना, सेल रिएक्शंस आएंगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह ये सब आएंगे, इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। पहले हम कराएंगे आपको मोलर कंडक्टिविटी वाला टॉपिक, है ना, उसमें कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी करके, वो 4-5 दिन चलेगा, मतलब पूरे ये पूरा वीक तो आप ये मान के चलो
जो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, ये इसके न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, समझ में आ गया नहीं। और इन पे आएगा मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रो और आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने के फैक्टर्स आएंगे, उन पे कोलराश लॉ आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। कोलराश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उठा के देखना पेपर में, उससे जैसे मैंने आपसे बोला ना, अभी तक वालों में 1 नंबर की चीज मिलेगी आपको, और अब जो मैं पढ़ाने जाऊंगा इस वीक में उसमें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे करके जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक और ये सेल वगैरह सब, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब बेटा नेक्स्ट वीक के टॉपिक है ना, उसमें आएंगे, तब मैं ये चीज ले लूंगा, ठीक है ना बेटा। तब तक आप उससे पढ़ के अपने डाउट देख लेना जो करना चाहो, ठीक है, ठीक है लीना। हाँ जी अनुज, हाँ जी, तुम भी बीच बीच में कभी चले जाते हो कभी आते हो, तुम्हारी कल की परसेंटेज बहुत कम है प्रेजेंस की इसमें। कल लेट आए थे या देर में गए, जल्दी चले गए? क्यों क्यों लेट आए थे? अब स्कूल वालों ने डिटेल मंगाई है, कौन बच्चा कितना आता है कितना नहीं आता है, इस ऐप में सब आ जाता है, कितने परसेंटेज, कितना नहीं, कितना वो, समझ में आ गया नहीं? कौन के ये इसमें सब, इस ऐप में सारा आ जाता है, कौन बच्चा कितने टाइम रुका। जैसे मान लो मैंने 40 मिनट पढ़ाया, 40 मिनट को 10 मिनट रुका यहाँ पे, ठीक है नहीं, तुम ऑन करके छोड़ जाओ, रेस्पॉन्स नहीं आए, वो सबको ये पता नहीं किस तरीके से डिटेक्ट करता है ना, तो इसलिए बेटा गैप मत मारा करो, ठीक है। हाँ जी बच्चे, चलो जल्दी से बेटा, आप इंग्लिश की क्लास नहीं कर रहे क्या बात? 9:23 हो गए। हाँ, अभी थोड़ी भेजूंगा, वो शाम में भेजूंगा पीडीएफ, ठीक है ना। अभी मुझे और क्लास भी तो लेनी है, लगातार मेरी 1 बजे तक क्लास है, ठीक है। हाँ अब वो हमें नहीं पता है, वो उसमें देखो, है ना। और ये बताइयो, क्या नाम है तेरा, ये अभी कौन बोल रहा था, नेटवर्क इश्यू वाला पॉइंट कौन बोल रहा था? हाँ जी रंजन, तुम जाओ बेटा इंग्लिश की क्लास करो, क्या कुछ पूछना है? ओहो मैं भूल गया, अभी शाम को पीडीएफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, उन क्वेश्चंस के आंसर भेजने थे मुझे, मैं भूल गया। आज शाम में जब पीडीएफ भेजूंगा तो उसी के साथ भी भेज दूंगा, पक्का भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी दुष्यंत। हाँ हाँ, तू तो पूछ रहा, तू अपने लिए जो होशियार बने ना, तो ये बता, जब उस दिन मैंने एक दिन यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो रहा था, और मैंने कही थी क्लास 1 बजे लूंगा, और मेरी तेरे से 8:55 पे जब बात हो गई थी, है ना, तो तूने 8:55 पे तूने मेरे चैट मैसेज में नहीं पढ़ा था, मेरे पे चैट डिटेल भेजूंगा तुझे, तूने जब तूने मुझसे पूछा था सर। अरे कॉल करने के बाद हमारी इसी ऑप्शन में जो ये, अभी रुक, पहले तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ करो, नहीं तो फिर पूरे सारे